नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान में लगान व अकाल पर चौथा व्याख्यान। देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ के संदर्भ में हम पिछले व्याख्यान में बातें कर रहे थे कि किस प्रकार से 1875 में किसानों ने अपना विद्रोह जो एक विरोध प्रकट किया और 100 गांवों के किसान अपनी संपत्ति को छोड़कर मालवा के लिए चल दिए और उनकी बातें अंततः माननी पड़ी। आगे आज हम मेवाड़ के संदर्भ में बात करेंगे। मेवाड़ में एक सेटलमेंट ऑफिसर जो स्मिथ, उसको भेजा गया। उसने बड़ी चालाकी से एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसमें प्रचलित व्यवस्था को किसानों के उत्पीड़न का दोषी बताया, किसानों के लिए उत्पीड़नकारी बताया, वह राज्य के लिए भी नुकसानदेह बताया, हानिकारक। चूँकि 1875 में किसानों ने भूमि बंदोबस्त का विरोध किया था, इसलिए स्मिथ ने परगना और जिले के अधिकारियों को दुष्ट और अत्याचारी कहा। यद्यपि वह इसके लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, कोई एग्जाम्पल, कोई प्रमाण उसके पास नहीं था। उसका सारा तर्क संभावना पर आधारित था। यदि उसकी सेटलमेंट रिपोर्ट को बहुत ध्यान से उसका अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा उसने अपने सारे तर्कों के जाल को कर सकने से प्रारंभ करके करता था। हर बात में निश्चितता न होकर के प्रत्येक वाक्य में निश्चितता का अभाव, प्रमाण का अभाव, संभावना की उपस्थिति। ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकेंगे, ऐसा करेंगे, ये सब कोई जो आंकड़े होने चाहिए, उदाहरण होने चाहिए, वो सब अनुपस्थित। और भ्रष्टाचार का ऐसा चित्र खींचा, पक्षपात का, भाई भतीजेवाद का ऐसा चित्र खींचा कि सारी व्यवस्था दोषपूर्ण दिखाई देने लगी। राज कर्मचारियों के विरुद्ध आक्षेप तो बहुत से लगाए, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि प्रमाण नहीं दिए। उसका सारा प्रयत्न बड़ा ही अप्रासंगिक, अवैज्ञानिक दिखाई पड़ता है। जबकि 1875 में किसानों ने 1871-72 के भूमि बंदोबस्त को मानने से इनकार कर दिया था। स्मिथ की रिपोर्ट ने टॉड की तथा प्रशासनिक रिपोर्ट की खुलकर आलोचना की, क्योंकि उनमें किसान को संतुष्ट और प्रचलित भूमि संबंधों को न्याय पर आधारित बताया था। जिन अंग्रेज अधिकारियों ने जो प्रचलित व्यवस्था है उसको जस्टिफाइड किया, उनकी स्मिथ आलोचना करता है। परंपरा से चले आ रहे मधुर संबंधों के स्थान पर स्मिथ ने गांव के पटेल और किसानों में हितों और दृष्टिकोण के टकराव का वह चित्र खींचा जो आने वाले समय में साकार हुआ। स्मिथ ने भूमि के वर्गीकरण और उस पर लगान व्यवस्था को आधारित करने की योजना बनाई और बड़ी चालाकी से भूमि की विभिन्न किस्मों के प्रचलित नामों को लिखकर ऐसा प्रदर्शित किया जैसे वह वर्गीकरण से पहले था, और अंग्रेज प्रजाति को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। कुछ अच्छे अंग्रेज भी थे, उनको उसने भ्रमजाल में फंसा लिया, उनको भ्रमित कर दिया। जैसे वह वर्गीकरण पहले से था और
उस वर्गीकरण को पूरी तरह से ऐसा मतलब उसको ऐसे प्रस्तुत किया कि पहले से सब चला आ रहा था, और इससे अंग्रेज जो कुछ जो न्यायप्रिय थे वो भ्रमित हो गए। वास्तविकता केवल इतनी थी कि उपज के आधार पर भूमि की कई किस्म थी, लेकिन वे लगान का आधार नहीं थी। स्मिथ का योगदान यह था कि उसने भूमि की किस्म को लगान का आधार बना दिया। भूमि की किस्म का मतलब विद्यार्थियों सिंचित है या असिंचित है। अब आप उसमें क्या पैदा कर रहे हैं क्या नहीं पैदा कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आपके पास में 50 बीघा सिंचित भूमि है तो उस हिसाब का फिक्स आपका रेवेन्यू है वो आपको चुकाना होगा, फसल हो या नहीं हो चुकाना होगा। आगे बात करते हैं। तीसरा दूरगामी परिवर्तन यह किया गया कि चारे की भूमि को भी उसी प्रकार से लगान देने योग्य बनाया जैसे खाद्यान्न की भूमि। इस परिवर्तन का महत्व तो बहुत समय तक लोगों की समझ में नहीं आया और रेगिस्तानी क्षेत्र में इसके हानिकारक परिणाम सामने आने में अधिक समय भी नहीं लगा। पहले मवेशियों के लिए उगाई गई फसलों पर मेवाड़ में कर नहीं लगता था, और जहां लगता था दूसरी स्टेट्स में बड़ा नाम मात्र का कर था, सिंबॉलिक। किसानों को केवल खाद्यान्नों और नगद जो फसलें थीं उस पर लाटा बाटा अथवा बिंगोड़ी के आधार पर कर देना होता था, जो जिसको वो कहते हैं ना पाती हिस्सा। चारे पर लगान निर्धारित करके वर्षा के अभाव में किसानों की निर्धनता और मवेशियों की बड़ी संख्या में हानि को सुरक्षित कर दिया गया। शोधकर्ताओं का इस ओर ध्यान नहीं गया कि स्मिथ ने अपने कार्य के लिए राज दरबार से कम वेतन लिया और अधिक परिश्रम के लिए पारिश्रमिक नहीं लिया और 4 महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इससे स्मिथ के मंतव्य को समझने में सहायता मिलती है। अंग्रेज की क्या नीति थी उसको समझने में सहायता मिलती है। उस रिपोर्ट का लक्ष्य वो जो परिवर्तन चाहता था, 4 महीने में जो रिपोर्ट बनाई वो परिवर्तन उसने उसके अंदर लक्षित कर दिए। व्यापक तैयारी और अत्यधिक सावधानी तथा महाराणा सज्जन सिंह जैसे शासक और पन्ना लाल जैसे अंग्रेज भक्त प्रधान के होते हुए भी अंग्रेज भूमि बंदोबस्त को आसानी से किसानों द्वारा स्वीकृत नहीं करवा पाए। जून 1880 में किसानों ने भूमि बंदोबस्त के खिलाफ पुनः विरोध प्रकट किया। किसानों का असंतोष तो अन्य कई कारणों से भी था, जैसे नमक पर करनी विद्यार्थियों, नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार, जंगलों से संबंधित नए नियम। आप देखिए जंगल में जाते थे किसान, लकड़ी ले आते, गोंद ले आते, कुछ जो कोई फल है वो ले आते। जंगल उनके जीवन से जुड़े हुए थे, उनके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन उस पर भी उन्होंने नियम बना दिए। लगान बंदोबस्त से उच्चतर अवसर इस विरोध को प्रकट करने के लिए, लेकिन जो लगान बंदोबस्त है उसका जो उन्होंने उससे जो एक बड़ा जो अवसर होता मिल जो था उसको विरोध प्रकट करने के लिए वो नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने राज्य प्रशासन को अधिक सक्रिय होने के लिए बाध्य कर दिया। पन्नालाल को परगनों में जाकर किसानों को लगान बंदोबस्त के लिए राजी करना पड़ा और आवश्यकतानुसार स्थानीय महाजन और प्रभावशाली लोगों के सहयोग से किसानों के विरोध को तुड़वाने में सफलता प्राप्त की। अंततः 1885 से 93 के मध्य नए लगान बंदोबस्त को किसानों पर बलपूर्वक लाद दिया गया। कुछ ने हामी भर ली, बाकी पे बलपूर्वक लाद दिया गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मेवाड़ के किसानों के लिए। लगान बंदोबस्त की सबसे बड़ी विशेषता राज्य के लगान की मांग को
वास्तविक खेती और खेती की उपज से पृथक कर देना था। अब लगान भूमि स्वामित्व के साथ जुड़ गया। किसानों को लगान की निश्चित मात्रा में देय कर दिया गया, चाहे खेतों में उत्पादन हो या न हो, देना पड़ेगा। दूसरी विशेषता साध प्रथा को स्थापित करना था। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में किसी महाजन को लगान की अदायगी का आश्वासन देना पड़ता था और वह उसके लिए उत्तरदायी होता था लगान नगद जमा करवाने के लिए। इस प्रकार महाजन को एक स्थायी जमानती के रूप में कार्य करना पड़ता था। लगान बंदोबस्त से भी अधिक महत्वपूर्ण वे नियम थे जिन्हें सेटलमेंट रूल्स कहा जाता है। इन नियमों के द्वारा किए गए कुछ संशोधन बड़े मौलिक सिद्ध हुए। कुछ परिस्थितियों में भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण की व्यवस्था की गई। गांव के पटेलों में बिना जोते हुए खेतों के दूसरे किसान को देने का अधिकार छीन लिया गया। पटेल जो भूमि को इधर से उधर कह देते थे, भाई तुम इसको कल्टीवेट कर लो, वो अधिकार छीन लिया। परगने के हाकिम को यह अधिकार दिया गया, उससे छीन के पटेल से, और परगने के हाकिम को यह अधिकार दिया। और गांव में हाकिम राज्य स्थापित कर दिया गया। गांव का जो एक ताना बाना था जिसमें पटेल मुखिया था, पटेल कहें, मुखुद कहें, मुकदम कहें, चौधरी कहें, जो वो मुखिया था, अब वो ताना बाना ख़त्म होके वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप और हाकिम राज्य स्थापित कर दिया। और बड़ी मतलब गाँव की जो एक बड़ा अच्छा एक जो खुशनुमा जो बेचारे, चाहे कम फसल होती थी, कई साल नहीं होती थी, लेकिन गांव के लोग अपने आप में खुश थे, उनकी शांति छीन ली। बरानी क्षेत्र में रुई की खेती पर लगान बहुत कम और मक्का तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर अपेक्षाकृत अधिक लगान निर्धारित किया गया। बरानी यानी कि जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है। इसका परिणाम भी स्पष्ट था कि मक्का और मोटे अनाज के स्थान पर रुई का उत्पादन बढ़ा। और उनको रुई चाहिए थी ना अंग्रेज़ों को, तो क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड में जो फैक्ट्रियाँ थीं, कॉटन फैक्ट्रीज़, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भूमि बंदोबस्त करते समय प्रत्येक गांव में अतिरिक्त बहुत भूमि निकल आई, क्योंकि पहले किसान पैदावार के अनुपात में लगान देता था और अब स्वामित्व के आधार पर कि उसके पास में कितनी ज़मीन है, अब उसमें से कितना खेत उसने बोया है, कितना नहीं बोया है, मैटर नहीं करता। अब वो कितने भूमि का मालिक है, ये मैटर करता है। किसान ने बहुत सी भूमि पर से अपना अधिकार छोड़ दिया, क्योंकि कहाँ से चुकाए। यह अतिरिक्त भूमि परगना हाकिम अर्थात यूँ कहें कि राज्य द्वारा अन्य वर्गों को खेती के लिए दे दी गई। इस अतिरिक्त भूमि का प्रयोग गांव के मवेशियों के लिए चारागाह और जंगल भूमि के रूप में भी जो होता था, अब वह समाप्त हो गया। और इसका सीधा परिणाम गांव में चारे की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि पहले बहुत सारी भूमि खाली पड़ी रहती थी तो उस पर चारा उग जाता था, मवेशियाँ चर लेती थी। अब उन भूमि मालिकों ने उन भूमि पर से अपना अधिकार ही छोड़ दिया। अब वो भूमि किसी दूसरे किसान को दे दी, अब वो वहाँ खेती कर रहा है। किसानों का जो पशु हैं उनके लिए बड़ी समस्या होगी। और जब अकाल पड़ने लगे तो मवेशियों की संख्या कम होने लगी। इसी प्रकार किसानों के बापीदारी अधिकार कम हो गए। राज्य अथवा महाजन की ओर से लगान की बकाया वसूली के लिए न्यायालयों के आदेशों के अधीन भूमि स्वामित्व छीना जा सकता था। एक संयुक्त परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यदि उसके भाई उसकी भूमि पर खेती की जिम्मेदारी न लेवें तो अन्य सदस्यों को भी जमीन के स्वामित्व से यूँ कहें कि अलग कर दिया जाता था। ये सब विद्यार्थियों
के बीच में हम चर्चा करते हैं 1899 के अकाल के उदयपुर पर प्रभाव से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि कितनी समस्या थी। सामान्यतः उदयपुर अकाल क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन राजस्थान के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे हानिकारक परिणाम उदयपुर पर पड़े। इस अकाल में राजस्थान की 19% जनसंख्या की हानि हुई, लेकिन उदयपुर में 40% जनसंख्या कम हो गई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही में जनहानि 17 से 18% तक हुई। उन राज्यों में भी जहां भूमि बंदोबस्त हो गए और रेगिस्तानी क्षेत्र कम था, जनहानि काफ़ी अधिक हुई। तो ये विद्यार्थियों, अकाल यहाँ पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो हमारा यहाँ का सिस्टम सारा उसमें हस्तक्षेप किया अपने स्वार्थ के लिए, उससे इतनी जनहानि हुई। भूमि बंदोबस्त ने किसानों को महाजन के शिकंजे में जकड़ दिया और उनके ज़मीन से बेदखल करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। गांव की स्वायत्तता प्राय समाप्त सी हो गई। लगान से होने वाली आय बढ़ नहीं पाई। चाहे लाखों बीघा भूमि कागज़ पर अतिरिक्त भूमि हो गई। इतना अवश्य हुआ कि सरकार के अधिकारियों का गांवों पर नियंत्रण बढ़ गया। पहले चाहे भ्रष्टाचार न रहा हो, भूमि बंदोबस्त के पश्चात वह व्यापक हो गया। स्मिथ ने तो कहा था ना, पहले भ्रष्टाचार था। पहले तो था या नहीं था, लेकिन अब व्यापक हो गया। लगान का बोझ किसानों पर इतना बढ़ गया, इसका अनुमान इस बात से हो सकता है कि 1921 में किसानों का एक सम्मेलन मातृकुंडिया में हुआ और उसमें निश्चय हुआ उस समय तक लगान न दिया जाए जब तक उनकी शिकायतें दूर न हो जाएं। अंग्रेजी सरकार को यह भय हुआ कि खालसा क्षेत्र के किसान भी यदि बिजोलिया आंदोलन के साथ मिल गए तो समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी। इसलिए उसने दरबार पर दबाव बनाकर खालसा क्षेत्र के किसानों की लगान की बकाया और उस पर ब्याज माफ जो है वो करवा दिया। थोड़े समय के लिए किसानों के ऋण अदायगी के बदले में भूमि स्वामित्व छीना जाना भी रोक दिया गया। पहला बंदोबस्त 20 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन उसे 40 वर्षों बाद भी नहीं बदला गया। कृषि उत्पादनों का मूल्य बढ़ता गया, लेकिन लगान की मात्रा नहीं बढ़ाई गई, जिसका व्यावहारिक अर्थ लगान कम करना हुआ। ट्रेंच ने जनजाति पहाड़ी जिलों में जो बंदोबस्त 1922 के बाद स्थापित किया, वह पहले से बिल्कुल अलग था। अब जो हमने चर्चा की उससे यह समझने में कठिनाई होती है विद्यार्थियों कि जागीरी क्षेत्रों के किसान क्यों लगान बंदोबस्त के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसका उत्तर यही है कि जागीरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत और भी दयनीय हालत थी। खालसा भूमि में बंदोबस्त से पूर्व की स्थिति से तुलना करने पर ही उसके दुष्परिणामों का मूल्यांकन हो सकता है। जागीरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अत्याचार तीव्र गति से बढ़े और उस निरंतर बढ़ते जा रहे अत्याचार की तुलना में बंदोबस्त व्यवस्था सुधारवादी प्रतीत होने लगी। जागीरदारी अत्याचारों के कारणों और स्वरूप पर चर्चा हम अभी जो है विद्यार्थियों करेंगे किसी और व्याख्यान में। और जागीरी में जो ठिकानों के बराबर अत्याचार हैं, वो खालसा, आप मोटे मोटे रूप में समझ लीजिए कि जो खालसा क्षेत्र है उनसे कहीं अधिक जो जागीरदार हैं, ठिकानेदार हैं, सामंत हैं, उनके क्षेत्र में अत्याचार थे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।